Hello students of 7th standard. Today we are going to see the lesson first introduction to our constitution civics subject का यह lesson है. इससे हम start करते हैं. Let us revise a few things. हम पिछले साल हमने क्या क्या देखा उसके बारे में पहले हम देखेंगे. In the civics textbooks of the previous classes we saw many reasons why rules are necessary in our lives. हमारे जो जीवन में जो रूल्स और रेगुलेशन है वह क्यों ज़रूरी है यह हमने पिछले साल देखा सिविक्स में. We follow norms and rules in order that the activities in the family, our school, our village or city are carried out smoothly. तो हम जो भी रूल्स फॉलो करते हैं वह हम इसलिए करते हैं जिससे कि फैमिली में, स्कूल में, विलेज या फिर सिटी में कोई भी जो भी काम हो रहा है वह स्मूथली हो. देयर आर नो रूल्स इन अ फैमिली. फैमिली में तो कोई रूल्स नहीं रहते. हाउएवर देयर आर नॉर्म्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली. हाँ, लेकिन यह ज़रूर रहता है कि एक जो है एक दायरा रहता है जिसमें हम रहकर अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ बिहेव करते हैं. मतलब गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स, इस तरह से हम अपनी फैमिली में रहकर बिहेव करते हैं. देयर आर रूल्स इन अ स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, यूनिफॉर्म, स्टडीज़. और स्कूल में जो भी रूल्स रहते हैं वह एडमिशन के बारे में होते हैं, यूनिफॉर्म के बारे में होते हैं और स्टडीज़ के बारे में होते हैं. डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो हैव देयर ओन रूल्स. और अगर कोई कॉम्पिटिशन्स हों तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर विलेज और सिटीज़ ऑल्सो कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स. इसी तरह विलेज या सिटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है. जो भी व्यवस्था चलती है वह रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है. सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ कैरीड आउट थ्रू अ सिस्टम ऑफ रूल्स. इसी तरह जो हमारे देश का भी काम है, जो भी कामकाज चलता है वह भी किस तरह रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है. द रूल्स रिगार्डिंग फैमिली, स्कूल, विलेज और सिटी आर लिमिटेड इन नेचर. और इस तरह से जो ये रूल्स होते हैं वह इन सभी के बारे में लिमिटेड होते हैं. बट द रूल्स और प्रोविजंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मच वाइडर इन स्कोप. लेकिन जो देश के बारे में अगर कोई प्रोविजंस बनते हैं, कोई रूल्स बनते हैं तो उसका जो स्कोप होता है वह बहुत बड़े पैमाने पर रहता है. Do you wish to ask questions that puzzle Sameer and Vandana? Where can we find all the rules according to which the administration of the country is carried out? Who makes those rules? कौन ये रूल्स बनाता है और is it binding on us to follow them? और क्या यह बाइंडिंग हमारे पर कि हमें इसे फॉलो करना चाहिए. See whether you find the answers to these questions in the following text. और अभी हम इसके जो भी आंसर्स हैं ये हम आगे देखेंगे. द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? द बुक इन विच ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मेंशन टुगेदर इन अ सिस्टमेटिक वे इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ऐसी बुक जिसमें हमारे देश के जो भी कामकाज चलेगा, हमारे देश का जो भी शासन चलेगा वह उस किस आधार पर चलेगा, वह जो रूल होते हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं. इसलिए उस बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. इस तरह से यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम संविधान भी कहते हैं, यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसे लिखा गया है और इसमें सभी तरह के प्रोविजंस या रूल्स बनाए गए हैं कंट्री के बारे में कि कंट्री का, इस देश का जो भी शासन चलेगा वह किस तरह से चलेगा. गवर्नमेंट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल. अब जो भी हमारे कंट्री का काम चलता है तो वो गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करती है? लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है, मतलब चुनाव किया जाता है. इट इज़ बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इस देश का जो भी कामकाज चलेगा, जो भी शासन चलेगा वह इस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के आधार पर ही चलेगा. द रूल्स एंड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. और इस तरह से ये जो रूल्स और प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वही बेसिक फंडामेंटल लॉ या फिर रूल कहलाते हैं. व्हाइल मेकिंग लॉज द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. और जब लॉज बनते हैं तो गवर्नमेंट जो है उसे इस संविधान के जो भी रूल्स है उसे फॉलो करना पड़ते हैं.
इफ़ इट डज़ नॉट डू सो, अगर वह ऐसा नहीं करती है, देन द जुडिशरी कैन डिक्लेयर दोज लॉज नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अगर इस तरह से कामकाज नहीं हो पाता है तो जो भी जुडिशरी होती है, मतलब जो भी न्याय करने वाली जो कमेटी होती है, वह उन लॉज़ को बिल्कुल उस व्यवस्था को, उस लॉ को पूरी तरह से वॉइड कर सकती है या फिर असंवैधानिक करार कर सकती है। अब प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं? द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग बातों के बारे में इसमें प्रोविजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता के बारे में। द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में, नागरिकों के अधिकारों के बारे में। द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, नागरिकों का अपने स्टेट से क्या रिलेशन है। सब्जेक्ट्स ऑफ लॉज टू बी मेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किस तरह से, किस विषय पर कौन से कानून बनाए हैं। इलेक्शंस, मतलब चुनाव के बारे में। रिस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कौन कौन से काम कायदे के अनुसार करने हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट एट्सेट्रा, और स्टेट के लिए क्या क्या जो कानून है, इस तरह के बारे में सारे प्रोविजंस रहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से जो भी कंट्री है वह इस अपने अपने कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानती है। येट द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज़ डिफरेंट, और जो अलग अलग देश हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वह अलग अलग होते हैं। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, ट्रेडिशन एट्सेट्रा बिटवीन द कंट्रीज़। हमें यह पता है कि हिस्ट्री के और सामाजिक रहन सहन के और कल्चर यानी रीति रिवाज हैं, जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हैं और या फिर उनका ट्रेडिशन है, सभी कंट्रीज़ में अलग अलग होता है। सिमिलरली देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो माइट बी डिफरेंट, और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ईच कंट्री ट्राइज टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ नॉट ओनली सूटेड टू इट्स नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो इज़ इन tune with its distinct nature. So constitution that is not only suited to be, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कंट्री में रहते हैं वह इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं कि उस कंट्री के नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ वह ट्यून कर सकें। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है, देखिए। फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम अपने जो भी नेट के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी कंट्री का कंट्री के नाम के बारे में, मतलब उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उस कंट्री का नाम क्या है, कब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कोई भी उसके 2 फीचर्स हम मतलब पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम डू यू नो, इसमें क्या दिया है ये अब हम देखेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज़ लाइक अमेरिका एंड इंग्लैंड इज़ कैरीड आउट एज पर देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस। अब अमेरिका और इंग्लैंड जैसी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है। बट दीज 2 कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट, उनके जो संविधान है वह अलग अलग हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789, अमेरिका का संविधान जो बना है वह 1789 में बना है। इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी लिखा हुआ है, एंड हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स, उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। इवन आफ्टर 225 ईयर्स द अमेरिकन गवर्नमेंट फॉलोज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। और अब जब ये संविधान लिखने के बाद भी आज 225 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। इंग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज, इंग्लैंड का भी इतिहास बहुत पुराना है, और द रूल्स ऑफ रनिंग द कंट्री हियर आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, yet they are followed meticulously. The Magna Carta of 1215 marks the beginning of the development of English Constitution. अभी 1215 जो है वह ईयर माना जाता है कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका डेवलप हुआ था। Even though there are certain written rules, the English Constitution is considered to be primarily unwritten. मतलब पहले जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन था वो अनरिटन था शुरुआत में, लेकिन अब यह रिटन रूल्स में आ गया है।
नाउ नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजंस इंक्लूडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ कुछ तो भी ऐसे एडवांटेजेस है, कुछ फ़ायदे हैं जिससे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने देश को चलाएंगे तो उसकी वजह से हमें अपनी कंट्री को चलाने में या हमारी सरकार को कंट्री को चलाने में बहुत आसानी होगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन रहा तो। सो गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल्स। गवर्नमेंट जो रहेगी वो तो संविधान के अनुसार, उसके रूल के अनुसार काम करेगी। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज़ ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी दे हैव बीन गिवन। और इसकी वजह से जो भी अगर गवर्नमेंट कभी गलती करने जा भी रही हो तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को देख लेगी तो वो कोई भी गलती करने से बचेगी और उसे पता है कि हमारा जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, उसके अंडर में ही हमें काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीज़न। कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों के जो है अधिकार और उनका स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स, और गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता कि उन राइट्स को छीने। देयरफॉर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम्स आर सेफ गार्डेड। इसलिए जो लोगों के फ्रीडम है और लोगों के जो राइट्स है, अधिकार हैं, वो सेफ रहते हैं। रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेम एज एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। इस तरह से देश को चलाना प्रोविजंस के अनुसार, संविधान के अनुसार उस रूल को मानना हो जाता है। मतलब संविधान के रूल के अनुसार अगर देश को चलाया जाए तो वह बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। देन देयर इज़ नो स्कोप फॉर मिसयूज़ ऑफ पावर। इससे कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करेगी और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर किसी तरह का ऐसा तानाशाह हमें देखने को नहीं मिलेगा। If a country is run as per the constitution, the fact that the common people have in government increases। और अगर constitution के दायरे में रहकर अगर कंट्री काम करती है तो उसकी वजह से, या फिर गवर्नमेंट काम करती है तो उससे लोगों में उनका विश्वास उस गवर्नमेंट के प्रति बढ़ता है। Then they then become keen on पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। और इस तरह से वह भी, लोग भी अपने गवर्नमेंट की जो भी कोई एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो उन्हें वह भी फ़ायदा मिलता है। डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथन ड्यू टू द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन मिलती है, उसको ताकत मिलती है। क्योंकि अगर लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें रहता है तो लोकतंत्र को भी पावर मिलती है या फिर स्ट्रेंथन मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स सम पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेजेंट सम पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री। संविधान जो है वह लोगों के सामने राजनीति के बारे में एक अच्छा जो पिक्चर है, अच्छा आइडियल्स मतलब बहुत अच्छी बातें जो है वो प्रेजेंट करता है। किस तरह से कि द नेशन इज़ ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन। जिससे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और हमारी कंट्री डेवलप हो रही है तो नेचुरली हमारा नेशन भी, हमारा देश भी अच्छी दिशा में, अच्छे डेवलपमेंट की दिशा में जाता है। इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर कंडूसिव टू अटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करने से एक अच्छा एटमॉस्फेयर कंट्री को मिलता है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसकी वजह से हम अगर अपना डेवलपमेंट तो हम करते ही हैं, साथ में वर्ल्ड पीस के लिए भी हम काम कर सकते हैं, विश्व शांति के लिए हमारा देश काम कर सकता है। और ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर लोगों के जो पूरे हमारे देश के ही नहीं पर पूरे विश्व के लोगों के जो अधिकार हैं उनकी सिक्योरिटी और प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। Since the Constitution also includes the list of citizens' duties, it fixes the responsibility of the citizen as well। इसी तरह ये जो Constitution है उसमें citizens की ड्यूटीज़ है, मतलब नागरिकों के कुछ का अधिकार, मतलब उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या ड्यूटीज़ निभानी चाहिए वो दिया रहता है, जिससे कि सिटीजन्स भी उसे अच्छी तरह से निभा सकते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाते हैं। अब व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? हमने अभी प्रोविजंस देखा और यह देखा कि हमें
कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब कोई भी किसी भी जगह का जो काम है, कामकाज कैसा होता है। तो व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, तो देश का जो काम काज है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स सच एज डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, protecting the people from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health services, encouragement to commerce and industries, protection of the weaker sections, making policies for the progress of women, children and the tribal people, etc. Government has to bring about desirable changes in the society by implementing laws. अभी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे काम करती है और उससे बहुत सारे कानून भी से जो भी कानून बने हुए हैं उनसे रिलेटेड उन्हें काम करना पड़ता है। देश की प्रजा के लिए काम करने के लिए उन्हें सबसे पहले तो हमारे देश की जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हें डिफेंड करने के लिए देखना पड़ता है, उसका कामकाज देखना पड़ता है कि हमें हमारे देश की जो बाउंड्रीज है, सीमा है, उसे किस तरह सुरक्षित रखना है, लोगों को बाहर के हमलों से किस तरह से सुरक्षित रखना है, गरीबी किस तरह से, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाने के लिए क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस के लिए क्या करना चाहिए, और एनकरेजमेंट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसी तरह हमारे देश में कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के काम भी गवर्नमेंट को देखने पड़ते हैं। सो मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, इसी तरह से वुमेन के प्रोग्रेस के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और चिल्ड्रन और ट्राइबल पीपल मतलब आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए और बच्चों के लिए भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉज। तो गवर्नमेंट जो है अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कि ठीक है हमें अभी किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर लॉज में इम्प्लीमेंट कर सकती है, कानून में सुधार कर सकती है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट्स इन मॉडर्न टाइम हैव टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज, राइट्स फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनलीनेस। तो गवर्नमेंट को यह अधिकार होता है कि अभी प्रायोरिटी हमें किसी चीज़ को देना चाहिए, अभी हमारे देश में किस बात की ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब बातों में से जो बातें हमने ऊपर देखी, जैसे कि गरीबी है, बेरोजगारी है, हेल्थ इशू है, तो उनमें से किस चीज़ को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस दिशा में कौन से काम करना है, इसका डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है। दिस इज़ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, और इसे ही गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। Having understood the meaning of constitution and governance, we shall now see how the Indian Constitution was made. अब हम देखेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह किस तरह बना। बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि हमारा संविधान किस तरह बना है। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1946 में बनना स्टार्ट हुआ। The leaders of the freedom movement insisted that independent India will be governed not by the laws made by British but by laws made by Indians themselves. अब उस समय जो लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो हम इंग्लिश रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, हमें भी हमारे देश का अपना जो कानून है वो हमें बनाना चाहिए। A committee was established to prepare the constitution of independent India. इसलिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, किस लिए कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। इट केम टू बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ऐसी जो समिति बनाई गई, जो कमेटी बनाई गई, उसका नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखा गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। अब इंडिया को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर द इंडिया, उसके पहले ब्रिटिश लोगों का शासन था। दे हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने इंडिया को डिवाइड किया था, कैसे? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, और अपने कन्वीनियंस के अनुसार उन्होंने उस एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया हुआ था। सो द एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज प्रोविंसेस वॉज कैरीड आउट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, और इनका जो शासन चलता था वो लोगों के द्वारा, जो भी बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, इनका जो काम था ना, जो लोग जो भी चुन के देते थे रिप्रेजेंटेटिव, उनके अनुसार चलता था। सिमिलरली द लोकल
प्रिंसेस वर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरियाज, और कुछ जगह में अब भी प्रिंसली जो लोकल प्रिंसेस जो थे, मतलब वहाँ के जो भी राजकुमार थे या राजा थे वही शासन देख रहे थे, ऐसा चल रहा था। सच एरियाज वर नोन एज प्रिंसली स्टेट, और ऐसी जगहों को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। एंड देयर चीफ्स वर नोन एज प्रिंसेस, और उनके जो चीफ थे जो उनको देख रहे थे, ऐसे मंत्री जो थे, उनको प्रिंसेस कहा जाता था। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और ऐसे जो स्टेट थे जहाँ पर मंत्रियों का या फिर किसी राजा का शासन चल रहा था और जहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव शासन देख रहे थे, ऐसे सबको मिलाकर कंस्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया गया। देयर वर अ टोटल ऑफ 299 मेंबर्स इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसे करके जब सबको मिलाया गया तो 299 मेंबर्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और ऐसे समय में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया, इस असेंबली का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाया गया। सी हमको पिक्चर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ था या साथ था, उनके ही द्वारा यह बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का ड्राफ्ट किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे? इस कमेटी में चेयरमैन थे। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो चेयरमैन थे। ही हैड स्टडीड इन डेप्थ, उन्होंने बहुत गहराई से इसकी स्टडी की। कहाँ किसकी स्टडी की? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व में जितने भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी सबकी उन्होंने स्टडी की। ही स्टडीड द कंटेम्पलेटेड डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत करके हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत गहराई तक स्टडी की। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम वॉज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस तरह से उन्होंने ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का और उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया। इट वॉज डिस्कस्ड आर्टिकल बाय आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल पर रोज फिर चर्चा हुई। मैनी अमेंडमेंट्स वर सजेस्टेड बाय डिफरेंट मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारे सुधार, अमेंडमेंट्स मतलब सुधार के बारे में सजेशन दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह से ये काम किया। उन्होंने एक एक ड्राफ्ट जो है उसको प्रेजेंट किया, उसके ऊपर जो भी अमेंडमेंट्स आए, उन सजेशंस आए उनको उन्होंने देखा। आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चंस रेज्ड ऑन इट, और जब भी कोई किसी ड्राफ्ट पे कोई क्वेश्चन आता था उसका वो आंसर देते थे। मेकिंग चेंजेस इन द ड्राफ्ट एज पर एज सजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस ड्राफ्ट पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई सजेशन देती थी तो उसे वह चेंज कर मानते थे, अच्छा मानते थे तो फिर उस ड्राफ्ट को चेंज करते थे। एंड मेकिंग एवरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉलेस, और इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे देश के संविधान को बनाया। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए उनका यह कंट्रीब्यूशन देखकर उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आर्किटेक्ट माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। Now we are proud of it. Decisions in the Constituent Assembly were made on the basis of debate and discussion. जो भी decisions लिए गए Constituent Assembly में वह debate और discussion के बेस पर हुए। A respect for opposing viewpoints and acceptance of appropriate suggestions was a characteristic of the working of Constituent Assembly. रिस्पेक्ट फॉर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स, मतलब देखिए अगर किसी ने अपोज किया है या फिर कोई सजेशन दिया है तो उस सजेशन अगर अच्छा है तो उसे उस सजेशन को माना भी गया, उसे बदला भी गया। इस तरह से बहुत समझदारी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया। इट टुक 2 years 11 months and 17 days टू कंप्लीट द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे आप अच्छी तरह से समझिए ये इस सेंटेंस को कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कंप्लीट होने में 2 years 11 months और 17 days लगे। देयर वर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 उसके शेड्यूल्स हैं। यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू नो, अभी देखिए यहाँ पे
Some of the well-known members of Constituent Assembly were Dr. Rajendra Prasad, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता and others. The noted legal expert B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor on legal matters. तो कुछ मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें अभी मैंने आपको रीड करके बताया, और लीगल एक्सपर्ट भी थे, जैसे B.N. राव, उन्हें लीगल एक्सपर्ट बनाया गया था। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। अभी यहाँ पर हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन and adopted it on 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया और अडॉप्ट किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए देयरफॉर 26 नवंबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसीलिए इसको संवैधानिक दिन ऐसा या कॉन्स्टिट्यूशन डे ऐसा मनाया जाता है। द कंट्री बिगेन टू बी गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से हमारी जो कंट्री थी वह उसमें के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करने लगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री जो है, हमारे जो कंट्री है वह संवैधानिक कहलाई। कब? 26 जनवरी 1950 को। द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे। और इसीलिए इससे हमारा देश उस दिन से प्रजासत्ताक या लोकतांत्रिक बना। देयरफॉर 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसीलिए हमारा देश उस दिन से रिपब्लिक डे मनाता है 26 जनवरी से। तो यहाँ पर देखिए कुछ मेंबर्स जो हमारे लीडर्स थे पुराने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर मौलाना आज़ाद और सरोजनी नायडू, यहाँ उनके नाम दिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे। डू दिस। यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी दी है, जैसे यू वुड लाइक योर क्लास टू रन अकॉर्डिंग टू रूल्स, वुडंट यू। अगर आपको भी अपने क्लास में रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है तो आप भी एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिससे कि आप अपने क्लास को रूल वाइज चला सकें। तो एक छोटा सा काम आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अगर आप क्लास में कोई रूल बनाते हैं तो हमारी कंट्री के लेवल के रूल भी किस तरह से होते हैं। यहाँ पर डू यू नो दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर्स कंट्रीब्यूशन वॉज इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स लाइक वाटर कंजर्वेशन, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स, सोशल जस्टिस एट्सेट्रा। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन बहुत माना जाता है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो काम किया ही, लेकिन वाटर कंजर्वेशन है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी, जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स और सोशल जस्टिस, ऐसे बहुत सारे मैटर्स पे उन्होंने अपना योगदान दिया है। सो बच्चों ये आपका लेसन है। देखिए एक ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ है जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब वो ड्राफ्ट प्रेजेंट कर रहे थे उस समय का यह पिक्चर है। ठीक है, तो अब बच्चों ये आपका लेसन ख़त्म हुआ और अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है और इस पे आपको 5th, 7th और 6th के मैथ्स छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे, तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं।